चुप्पी नहीं चलेगी इस बार, और चुप रहेंगे तो उसका मतलब कुछ और निकाला जाएगा। और 2027 के चुनाव को देखते हुए ये बेहद अहम हो जाता है। समझ लीजिए पूर्व उप मुख्यमंत्री बैठ जाना पसंद करते हैं पर कुछ बोलते नहीं हैं, और कहते ये हैं कि कोर्ट में मसला है, इस पर बोलना ठीक नहीं है। क्या मतलब है इसका? और सवाल ये है कि ब्राह्मण नाराज हैं और मीटिंग्स में इस तरह की बात हो रही है तो मतलब क्या है? हालांकि डिप्टी सीएम बिल्कुल ताल ठोक कर कहते हैं समाधान होगा और इसी सभागार में हम आपके सामने अनाउंस करेंगे, लेकिन क्या ये राजनीति सिर चढ़ करके बोलने लगी है? इस बारे में हम बात करने चल रहे हैं, क्योंकि हमारे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सुनील शुक्ला जी जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका स्वागत है। हमारे साथ सुनील कौशिक जी जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय जी जुड़े हैं, विजय जी आपका भी स्वागत है। और AK भंवरी जी राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। विजय उपाध्याय जी के पास मैं सबसे पहले जाना चाहूँगा। विजय जी, ये चुप्पी का क्या मतलब है? पूर्व डिप्टी सीएम कुछ बोल नहीं पा रहे हैं, पाठक जी जो वर्तमान डिप्टी सीएम है कह रहे हैं इसी सभागार में घोषणा करेंगे, पर यूजीसी बड़ा मुद्दा होता जा रहा है और बीजेपी की चुप्पी परेशान करने वाली है। ब्राह्मणों का रिएक्शन दिख रहा है, अपर कास्ट रिएक्ट कर रहा है, इसमें चुप नहीं है। और अपर कास्ट बीजेपी का कोर वोट बैंक कहा जाता है, और यह मामला ठंडा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ रहा है। अगर खास तौर पर उत्तर प्रदेश के लिहाज से कहें, जहां 2027 में चुनाव है, तो यह मामला तूल पकड़ता हुआ दिख रहा है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? नहीं, देखिए, ये ठंडा नहीं हो रहा है तो बहुत गर्म भी नहीं हो रहा है जी। ये मामला ठंडा नहीं हो रहा तो गर्म भी नहीं हो रहा है। केस इस समय सुप्रीम कोर्ट में है। समाज में फिलिंग द ब्लैंक भरने के लिए जब पॉलिटिकल एक तरीके से वैक्यूम कहीं हो जाता है थोड़ा, तो कुछ लोग उसको भरने की कोशिश करते हैं। और कई बार ऐसा होता है जब पूरे तरीके से शांति होती है तो कुछ लोग शोर मचाने के लिए आगे आ जाते हैं। उनको कुछ मुद्दे चाहिए होते हैं और कुछ बेचैनी उनके अंदर रहती है, तो उस मुद्दे को हवा देते हैं। दरअसल अब अगर हम देखें कि सवर्ण है कौन, तो उत्तर प्रदेश में पटेल समाज ओबीसी में है, गुजरात में सवर्ण है, जाट समाज उत्तर प्रदेश में, समाज कई राज्यों में सवर्ण है। तो ये जो सवर्ण और बैकवर्ड की जो पॉलिटिक्स है, ये बड़ी घुली मिली हुई है। इसके पैरामीटर काफी ज्यादा, उसके आयाम काफी विस्तृत हैं और कई तरीके के चीजों पे वो असर डालते हैं। अब अगर ब्राह्मणों को हम नाराज मान लें तो कितने % ब्राह्मण नाराज हैं? क्योंकि विकल्प क्या है? विकल्प कोई है नहीं। और कई बार विकल्प लोग तलाशते हैं। अगर कोई पढ़ा लिखा पीसीएस अफसर इस्तीफा देने के बाद मंच पे फरसा लहराएगा तो उसे तो 2 आदमी का सपोर्ट नहीं मिलने वाला। ये तो बहुत ही ऐसा काम उन्होंने किया कि जो उनका रहा सहा हो रहा था वो भी खत्म हो गया। अब तो जय परशुराम के अलावा कोई मुद्दा है नहीं। जय परशुराम का नारा ब्राह्मण समाज में सबसे ज्यादा निगेटिव होता है। मैं 35 साल के अपने इतिहास में जानता हूं, जितने भी ब्राह्मण समाज के लोगों ने जय परशुराम किया वो कभी चुनाव जीते ही नहीं है। तो ये जो पैटर्न दिखाई दे रहा राजनीति का, ये कोई ये गुणवत्ता वाला नहीं है, कोई फल देने वाली राजनीति नहीं है। ये बस चर्चा में रहने वाली राजनीति है। थोड़े दिन चर्चा होगा, लोग सुनते सुनते ऊब जाएंगे, फिर अपने को विड्रा कर लेंगे। इससे ज्यादा इस इशू का और कोई मायने नहीं है। अब आइए दूसरी बात कि भाई बीजेपी पे क्या असर पड़ेगा। तो बीजेपी ही इस समय एक ऐसी पार्टी है जिसके पास वोट बैंक है। उसके मुकाबले में दूसरी पार्टी समाजवादी पार्टी है जिसके पास वोट बैंक है। वोट बैंक की लड़ाई दोनों में है। उत्तर प्रदेश में 12.5% ब्राह्मण है। ये 1931 की जनगणना के हिसाब से है। अभी जो जनगणना होगी इसके रिजल्ट 2027 में आएंगे, तो शायद तब जाति के आधार पर जनगणना होती है, तो शायद पता लगेगा कितने कौन सी जात के कितने लोग हैं। तो ये जो जाति है ये कभी यूनाइट थी ही नहीं। कभी भी किसी भी विधानसभा क्षेत्र में आज तक मैंने नहीं देखा है कि एकमुश्त ब्राह्मणों ने कहीं वोट डाला हो। और जितने मुकदमे कोर्ट में चल रहे हैं उसमें से 60% मुकदमे विद इन द ब्राह्मण चल रहे हैं, पटीदारों के बीच, यानी एक ही खानदान के लोगों के बीच में चल रहे हैं। तो ये कभी इनमें न राजनैतिक एकता है न इनमें सामाजिक एकता है। जाति पूछना और जाति देखना इस पूरे कम्युनिटी का सबसे बड़ा मोटो है। चाहे राम अभद्राचार्य हो चाहे दूसरे लोग हों, वो जाति बताते रहते हैं, जात देखते रहते हैं, किसी को नीच बताते हैं, किसी को ऊंच बताते हैं, और एक दूसरे को नीचा बताना इस पूरी कम्युनिटी का सबसे बड़ा हिस्सा है। दर्शन,
शास्त्र, मर्यादा, आचरण उससे विहीन ज्यादातर लोग हैं, और जो पढ़े लिखे लोग हैं वो नौकरियों में हैं, जो नौकरी में नहीं हैं वो दूसरे जो काम कर रहे हैं उसमें कुछ संस्कारित लोग हैं, कुछ बहुत बड़ी तादाद कुछ संस्कारी लोगों की जिनको कुछ पता ही नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इशू एक थोड़े दिन की चर्चा में रहेगा, उसके बाद गायब हो जाएगा, क्योंकि अब नहीं केवल पर ब्राह्मणों को पर क्यों पर बेचैनी है? भाई यादव नहीं समाज पर को भी बेचैनी होनी चाहिए यूजीसी गा, से, क्योंकि वो भी सवर्ण है कई जगहों पे। जाट समाज सवर्ण है, पटेल नहीं नहीं समाज सवर्ण वो है, वो तो वो सवर्णों का, वो अच्छा ये वो क्षत्रिय सारी वर्ग बात है, ठीक है। यादव और वो पटेल दिए तो नहीं क्षत्रिय, कुरुवंशी, यदुवंशी, तो मुझे नहीं, तो नहीं ठीक है। लगता ये इशू ज्यादा दिन चलेगा। उपाध्याय जी मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन आपने एक बात कहा, सामाजिक एकता नहीं है, राजनीतिक एकता नहीं है। तो क्या सामाजिक राजनीतिक एकता नहीं है और कुछ समय के बाद यह मामला दब जाएगा, ऐसा आप कह रहे हैं? तो क्या इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा? सवाल तो ये है ना, कोर्ट में सरकार का स्टैंड क्या होगा, ये भी तो सवाल है। सरकार के भीतर से भी तो विरोध है, बड़ा सवाल ये है। और आवाज सवर्णों की तो रुक नहीं रही है ना। ठीक है, मैं मान लेता हूं कांग्रेस राजनीति कर रही है, समाजवादी पार्टी राजनीति कर रही है, मैं मान लेता हूं, लेकिन जो लोग कहते थे कि भाई हम जाति के नाम पे आपको नहीं तोड़ेंगे, हम जाति के नाम पे जोड़ करके रखेंगे, आज वो कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। उनसे यही सवाल तो पूछा जा रहा है कि आखिरकार आपकी चुप्पी का क्या मतलब है, सुनील कौशिक जी? और चुप रहते हैं तो लोगों के भीतर से आवाज उठती है, उनके अंदर आवेग जगता है, आखिरकार उनके बच्चों के भविष्य का सवाल है। और ये अगर उनको डिस्क्रिमिनेशन झेलना पड़ेगा, भले ही वो फॉल्स कंप्लेंट्स हो, तो इसको लेकर के लोगों में चिंता है। आपका पक्ष सही है, आप जो बात कह रहे हैं, लेकिन मैंने तो बहुत जगह ये देखा है कि तमाम जाति के लोग, जिनको लग रहा है इवन ओबीसी के तरफ से भी बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि भाई इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन मत लाइए कॉलेज कैंपस के भीतर कहीं भी। तो ये बात तो उठ रही है ना, ये बात दब नहीं रही है। सुनील कौशिक जी, तो ये समझना पड़ेगा, क्या जब माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आएगा तब क्या होगा? ये भारतीय जनता पार्टी में बड़ी घबराहट है, और इसलिए घबराहट है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने इसको बदल भी दिया, जो त्रुटि बता करके स्टे किया है। तो क्या जो समाज, जिस समाज ने 2018 में देश में बवाल मचाया और उसके बाद माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश को बदलना पड़ा सरकार को, वहां खड़ा नहीं हो गया ये प्रकरण। वो लोग बिल्कुल तैयारी में हैं इस समय, और वो कह रहे हैं कुछ भी आए आदेश कोई फर्क नहीं पड़ता, हम अपने हिसाब से इसको मनवा लेंगे। यह भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत है कि जब आदेश आने के बाद SC ST का समाज और OBC समाज सड़कों पे आ गया, जैसे कि 2018 में दलित समाज आया था सड़कों पर, और वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदलना पड़ा, तब क्या होगा? यदि वो आदेश पलटा भी गया तो सवर्ण समाज क्या करेगा? मतलब ये नहीं है कि ठंडे, न बहुत ठंडा है न बहुत गर्म है। और निश्चित तौर से जब हम लोग चर्चा कर रहे हैं समाज में जाकर के, दलित समाज में भी हम चर्चा कर रहे हैं, सवर्ण समाज में भी हम चर्चा कर रहे हैं, इसमें देखिए वहां तो केवल और केवल एक दो जाति ही सक्रिय हैं, और इधर सवर्णों की बात की जाए तो ब्राह्मण वर्ग सक्रिय है, और तो सब है ही नहीं। जितना बड़ा आंदोलन की बात किया जाए, धरना प्रदर्शन की बात की जाए, न ठाकुर अग्रणी भूमिका में आ पा रहा है, न बनिया अग्रणी भूमिका में आ पा रहा है, न उपाध्याय जी जो बता रहे थे वो जाति के लोग अग्रणी भूमिका में आ पा रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में भाजपा के पास है क्या? अभी तो भाजपा के नेताओं को बहुत विरोध झेलना पड़ेगा। जिन जाति के आधार पर आप 5-5 साल उप मुख्यमंत्री रहे, दिनेश शर्मा जी, और फिर आप ब्रजेश पाठक जी उप मुख्यमंत्री हो गए, उसके बाद यदि ये कोई प्रॉब्लम है, और आपने देखा होगा कि 2018 में जब माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आया, तो पार्टी से अलग हटके सब जात, मतलब सब पार्टियों के दलित विधायक एक मंच पर संसद भवन के पास थे, महात्मा गांधी जी की मूर्ति के सामने धरना दे रहे थे, सारी पार्टियों के। मतलब कोई कांग्रेस नहीं, भाजपा नहीं, समाजवादी पार्टी नहीं, बसपा नहीं, उनके लिए सिर्फ एक ही मकसद था। क्या ऐसी स्थिति में यदि कोई आदेश, माननीय उच्चतम न्यायालय का आदेश आता है, उसके पास जो हालात बदलेंगे उसको लेकर के चिंता है? क्या 10 वर्ष तक मुकदमा चलने के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया उसको नहीं पलटा क्या?
और किस वजह से पलटा, ये पूरे देश को पता है। क्या यही होगा कि वो माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश कोई भी आए वो वर्ग मान के चल रहा है कि नहीं, हम जब सड़कों पे उतरेंगे और सड़कों पे उतर के देखेंगे और सरकार को झुकाने का पूरा प्रयास करेंगे, और ये वो बड़े विश्वास और भरोसे के साथ कह रहे हैं। 2027 का चुनाव बहुत दूर नहीं है, और भी राज्यों में चुनाव है। भारतीय जनता पार्टी को करना क्या पड़ेगा? एनसीईआरटी की पुस्तकों में आपने देखा कि न्यायिक व्यवस्था के खिलाफ क्या चैप्टर उसमें जोड़ दिया गया। वहां तो प्रधानमंत्री की भी प्रतिक्रिया आ गई, इसमें किसी बड़े नेता की प्रतिक्रिया नहीं आ रही है। और वो भी उसी मंत्री का खेल था जिसने इस मंत्री में की, उसी मंत्री ने इसमें किया, उसी में उसने किया। यहां भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता बता रहे हैं कि अब पता कितना सच है कितना गलत है, का आश्वासन मिलता रहा अब की बार राष्ट्रीय अध्यक्ष, अब की बार राष्ट्रीय अध्यक्ष। पिछली बार भी बनते बनते अध्यक्ष रह गए और इस बार भी अध्यक्ष बनते रह गए, कहीं से आश्वासन दे दिया था। क्या वो इस बात को ऐसे निर्णय करके क्या वो भारतीय जनता पार्टी को ऐसी हालत में लाने का प्रयास कर रहे हैं जिसकी भरपाई नहीं की जा सकती? और यदि उस मंत्री के खिलाफ भी कोई बड़ा एक्शन भारतीय जनता पार्टी की लेती है तो उस समाज के लोगों में क्या जाएगा? मेरा सीधा सीधा यह मानना है कि अब भारतीय जनता पार्टी के पीछे इस प्रकरण में आगे कुआ पीछे खाई जैसी स्थिति बन के रह गई है, जिसका समाधान बहुत मुश्किल से होता दिख रहा है। नहीं, पर आपने मुश्किल से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है, पर उपाध्याय जी ने एक बात और भी बेहद इंपॉर्टेंट कही। वो ये कही कि ब्राह्मणों के पास विकल्प क्या है। सुनील शुक्ला जी, क्या ब्राह्मण विकल्पहीन है? संख्या ठीक है, उत्तर प्रदेश में 12% है, लेकिन अब आप अन्य जगहों पर भी बात करें, बिहार में बात करें 3% के आसपास है, या अन्य राज्यों में बात करें संख्या कम है, और संख्या के आधार पर यह सारा कुछ तय होता है। इसलिए अब बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है। बीजेपी के प्रवक्ता भी नहीं आते इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, वो स्टेटमेंट देने से बचते हैं। तो आपको लगता है कि अब बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं रह गया है, खासतौर पर बीजेपी के सामने कोई विकल्प नहीं रह गया है? यूजीसी के मुद्दे पर बीजेपी बुरे तरीके से गिर गई है। सुनील शुक्ला जी। धन्यवाद पंकज जी। क्या आपको लगता है कि जो यूजीसी का एक्ट आया है वो अचानक किसी गलती से आ गया? नहीं, कोई मुझे प्रिंटिंग बिल्कुल नहीं मिस्टेक है? लगता, मुझे बिल्कुल नहीं लगता। ये सोची समझी रणनीति है। रणनीति है। और ये रणनीति क्यों है? जो बात कही जा रही है कि जो ब्राह्मण और क्षत्रिय बिरादरी के लोग हैं उनके सामने विकल्प क्या है? जो लोग यूजीसी के नाम पर सरकार की आलोचना कर रहे हैं वह मोदी जी और योगी जी के पराक्रम से बिल्कुल अपरिचित नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि सभी चीजों का समाधान योगी जी और मोदी जी के पास है। तो जब सभी का समाधान योगी जी मोदी जी के पास है तो आप यूजीसी एक्ट विरोध करते रहिए। भारतीय जनता पार्टी इन चीजों को लेकर चिंतित नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा एजेंडा है पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने साथ जोड़ने की। यूजीसी का एक्ट उसी उसके जो पॉलिटिकल नैरेटिव है उसी का एक और तरीका है, एक और रास्ता उसने इख्तियार किया है। वह अपनी तरफ जो सामाजिक न्याय के नाम पर पिछड़े वर्ग को अपने साथ जोड़ने की जो कोशिशें विपक्षी दलों के द्वारा की जा रही हैं उस प्रयास को तोड़ने की कोशिश है। उनको पता है, भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल पता है कि ये जो पंडित जी लोग हैं, ठाकुर साहब लोग हैं, वो उसको छोड़ के कहीं जाने वाले नहीं है। वो किसी को स्वीकार नहीं करेंगे, वो बीजेपी के ही साथ रहेंगे। कुल मिलाकर के सवाल वोट का है। आप मुझे वोट देते रहिए, मैं सत्ता में बना रहा हूं, आप जितना नारा लगाना हो नारा लगा लीजिए। नारा लगाए सो रोक रही है। वो जितने लोग इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में नारा लगा रहे थे, किसी के खिलाफ मुकदमा थोड़ा दर्ज हुआ। जिसने किसी दिनेश शर्मा को जिस किसी ने हुट किया, क्या वो पार्टी से निकाल दिए गए? क्या बिल्कुल नहीं निकाले गए। सब सम्मानित रहता है पार्टी के। पार्टी को इस बात को लेकर कोई चिंता मुझे नजर कहीं नहीं आती, और वो यह और आपको दिखाई भी नहीं पड़ेगी। क्यों? और इस नैरेटिव को मैं ये मानता हूं कि वह पिछड़ों को अपने साथ जोड़ने की कोशिश में लगी हुई है। वो ये चाहती है कि पिछड़ों का एक बड़ा समूह उनके साथ आवे। जो पिछड़ों का वोट पाने के लिए वह विभिन्न क्षेत्रीय दलों पर निर्भर है, वह निर्भरता उसकी खत्म हो। पिछड़ों में संदेश जाए कि भारतीय जनता पार्टी भी उनके हितों के लिए पूरी तरह से सतर्क है, सजग है, और उनके हितों के साथ काफी दूर तक चलने के लिए तैयार है। इसलिए यह यूजीसी एक्ट उसी के माध्यम से आया, उसी सोच के साथ आया, और आगे भी उससे आप
सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद भी, अरे आदेश के बाद भी पार्टी ने कोई टिप्पणी नहीं की। आज तक कोई केंद्र भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व द्वारा कोई टिप्पणी नहीं की गई। जो दिनेश शर्मा बोल रहे हैं कि साहब मामला सर्वोच्च न्यायालय में है, अरे सर्वोच्च न्यायालय में होने के बावजूद भी उस पर आप बोल नहीं सकते हैं क्या? लोग बोल नहीं रहे हैं कि अब आखिर ब्रिजेश पाठक ने कहा कि नहीं कहा कि हम इसका समाधान निकालेंगे? तो क्या समाधान निकालेंगे? जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं वो तो इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, तो मतलब बीजेपी के पॉलिटिकल एजेंडे को कहीं से भी यह जो यूजीसी एक्ट है वो कहीं प्रभावित नहीं करता। उसका चलिए, आज तो का आप ये एजेंडा कह रहे हैं कि 12% अपने वोट साथ की कोई जोड़ना। चिंता नहीं। भामरी जी, 12% वोट की कोई चिंता नहीं है, और चूंकि अभी उपाध्याय जी ने कहा कि 12% बुरे तरीके से डिवाइडेड है, और जहां तक यूजीसी का सवाल है तो सिर्फ 12% ही है। क्यों भाई? ठाकुर भी तो उसमें आते हैं, बनिया भी आते हैं, बहुत सारा ऐसा वर्ग आता है, उसकी चिंता बीजेपी को नहीं है। इसका मतलब तो यह है क्योंकि बीजेपी के पास कोई ऑप्शन, माफ करिएगा, इन वोटर्स के पास कोई ऑप्शन नहीं। क्या मैं आपसे यही पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मणों ने मायावती को भी वोट किया है। उत्तर प्रदेश में जब अखिलेश यादव आए तो ब्राह्मणों ने उनको भी वोट किया। तो बीजेपी इनको टेकन फॉर ग्रांटेड क्यों ले रही है, अगर उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी हम बात करें तो? पंकज जी, सबसे पहले आपको, सभी दर्शकों को और सब पैनलिस्ट को नमस्कार जी। मुझे सबसे पहले ये लगता है कि ये कहना कि क्या बीजेपी कोर वोटर से अलग जा रही है, कहीं ना कहीं ये बात सही भी होगी। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि कोर वोटर्स कौन है। बीजेपी का जो कोर वोटर है वो तो अपर कास्ट और ब्राह्मण ही है, इसको तो नहीं नकारा जा सकता। और अगर देखा जाए तो ब्राह्मण और क्षत्रिय, क्या ओबीसी और एससी एसटी की वोट बैंक के लिए क्या आप अपना कोर वोटर्स छोड़ सकते हैं? अगर ये रणनीति बीजेपी को लगता है कि आपका वोटर नहीं छटकेगा तो ये गलत बात है। मुझे लगता है समीकरण हर चुनाव में बदलते हैं, कहीं ना कहीं जो समीकरण पार्टी सोचती है वो समीकरण नहीं रहता। और देखिए, बीजेपी का जो यूपी और ब्राह्मण अपर कास्ट का जो वोट बैंक है वो तो हिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। और 2027 का जो मुद्दा है ये इसमें जरूर क्रैक बन सकता है। तो बात यह है छात्र हित और राजनीतिक लाभ। अगर आप छात्र हित में जाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वोट बैंक आपसे छटकेगा, और अगर आप राजनीतिक लाभ लेना चाहते हैं तो भी आप अपने कोर वोटर्स को ये बात नहीं समझा पाएंगे कि आपने ये यूजीसी रेगुलेशन रूल क्यों लेके आए। कॉन्स्टिट्यूशन में तो देखिए साफ साफ स्पष्ट बात लिखी गई है, लेकिन क्या राजनीतिक दलों को ये स्वीकार है? तो ब्राह्मण और अपर कास्ट वोट बैंक छटकना मेरे हिसाब से तो तय है। और आप एक बात याद रखिए कि 2007 के चुनाव बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग की रिवर्स हुई, तो अगर ये समीकरण बदला और चुनाव दूर नहीं है तो 2007 में झटका मिल सकता है। आप ये मत सोचिए कि कोर वोट बैंक के पास कोई आपके पास ऑप्शन नहीं है। जी, ऑप्शन है। सबसे पहले वोटर्स बड़ा स्मार्ट है, आप ये मत सोचिए कि वोटर स्मार्ट नहीं है। वो अपने हित और अपनी जाति के बारे में जरूर सोचेगा और यही सोच के वो वोट डालेगा। लेकिन ब्राह्मण अपर कास्ट वोट अगर बीजेपी को लगता है उनसे नहीं छटकेगा तो ये उनकी मेरे हिसाब से बहुत बड़ा ब्लंडर है, और इस पे एक सोच विचार जरूर होना चाहिए और समीकरण को दोबारा से एनालाइज करना चाहिए। मेरे हिसाब से तो ये ओपिनियन होना चाहिए। ठीक, पर एनालाइज करना चाहिए। सवाल ये है, एक के बाद दूसरा इवेंट, दूसरे के बाद तीसरा इवेंट, ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हो रहा है। मैं यही, उपाध्याय जी आपने बड़ी मार्के की बात कही, ये सच भी है कि कई लोग कहते हैं विकल्प क्या है। आपको ये लगता है कि बीजेपी ने ये सोच लिया है कि टेकन फॉर ग्रांटेड है, ये जाएंगे का, नंबर 1। और नंबर 2, बीजेपी को ये लग गया कि जिस तरीके से रोहित वेमुला वाले मैटर को लेकर के कर्नाटक की सरकार पूरे तरीके से तैयार है, और दूसरी बात, राहुल गांधी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया और लोकसभा चुनाव में वो परिणत होता भी दिखा कि भाई आपके सेक्रेटरी कितने ओबीसी हैं, आपके फलां कितने ओबीसी हैं। इस लेवल पर राहुल गांधी बात करते दिखे, और 2024 के चुनाव में परिणाम भी दिखाई पड़ा। तो अब बीजेपी को लगा कि अगर इस तरह की बात हम नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे, नैरेटिव तैयार नहीं करेंगे, तो कांग्रेस को जवाब मिल नहीं पाएगा और आगे हमारे लिए मुश्किलें आएंगी। आपको लगता है बीजेपी इसलिए अब तय कर चुकी है कि इसी रास्ते पर चलना होगा? पूरे ओबीसी वोट बैंक जिस संख्या में बढ़ा है उसको और बढ़ाने के लिए यही रणनीति अपनानी पड़ेगी। विजय जी।
हाँ, ऐसा हो सकता है, वो शायद ऐसा सोच रहे हों जो बात आप कह रहे हैं, लेकिन मेरा मानना है कि भारत की पूरी राजनीति ही ओबीसी और एससी पे ही डिपेंड है। अगर आप इससे कटते हैं तो आप सत्ता से बाहर हो जाते हैं। मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं। उत्तर प्रदेश में राजनाथ जी मुख्यमंत्री थे, कल्याण सिंह भाजपा छोड़ के बाहर चले गए थे। उस समय क्या परिस्थिति हुई? 88 सीटें बीजेपी जीत के आई थी 2002 में, और लीडरशिप राजनाथ जी के हाथ में थी। उसके पहले कल्याण सिंह और कलराज मिश्रा के हाथ में लीडरशिप थी। 96 में 188 सीट बीजेपी जीती थी, 100 सीटें साफ हो गई। 2002 में पहली बार 144 सीटें समाजवादी पार्टी जीत के आई। 2004 के उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में 80 सीटें, उस समय तो 80 सीटें थी, 80 सीटों में से सिर्फ 10 सीटें आई। 2007 में ब्राह्मण क्षत्रिय एकता बीजेपी में बनी हुई थी और लीडरशिप यही थी, केवल 52 सीट विधानसभा में आई। 2009 के लोकसभा चुनाव में सिर्फ 9 लोकसभा सीट बीजेपी जीत पाई, वही ब्राह्मण क्षत्रिय था। फिर 2012 में बीजेपी सिर्फ 47 सीट जीत के आई, वही ब्राह्मण क्षत्रिय था। तो आपके पास वोट ही नहीं है। अगर मोदी ना आते तो बीजेपी कभी 73 सीटें जीत ही नहीं सकती थी उत्तर प्रदेश में लोकसभा में। उन्होंने तो जीत के दिखा दिया। ये जो बीजेपी की, मुझे जो लगता है, जो कोशिश है, वो हिंदुत्व इकोसिस्टम को स्ट्रांग करना चाहते हैं, और इसके लिए जो जिसको आप सवर्ण या ब्राह्मण या क्षत्रिय कहते हैं, वो इसके लिए, उसमें ज्यादातर आबादी इसके लिए मानसिक रूप से तैयार है। वो चाहते हैं कि अगर ये एकता कायम हो सकती है, जिसको बहुत ज्यादा ब्रेक किया, ये जो सारी चीजें सामने हमारे आई हैं, तो ये तो ज्यादातर इसमें अंग्रेजी शासन की देन है। और जिस तरीके से क्रिश्चियन मिशनरीज ने, विलियम जोन्स ने लाके मनुस्मृति को खड़ा कर दिया कुरान और बाइबल के मुकाबले, और कहा यही हिंदुत्व का असली ग्रंथ है, वो आज तक लोगों के पीछे पड़ा हुआ है। किस किस हिंदू के यहाँ मनुस्मृति पढ़ी जाती है, पूजी जाती है? वो किताबी नहीं, तमाम स्मृतियां हैं उसमें, एक वो भी स्मृति है। इस नैरेटिव का काउंटर कहाँ हो पा रहा था बीजेपी के द्वारा या आरएसएस के द्वारा, या जो भी हिंदू इकोसिस्टम क्रिएट करना चाहते हैं, वो काउंटर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ये बार बार बाउंस बैक होकर उनके सामने एक्सप्रेस बन के खड़ा हो जाता है कि सब कुछ हो गया तो मनुस्मृति का क्या होगा। तो जो मनुस्मृति की जो समस्या है, आप देखिए, एक उदय प्रकाश जी हैं, उनकी कहानी है पीली छतरी वाली लड़की। जिन लोगों ने पढ़ा होगा वो जानते होंगे, ब्राह्मणों पे उससे ज्यादा गंभीर टिप्पणियां किसी और साहित्य में शायद नहीं है। एक पढ़े लिखे साहित्यकार के द्वारा किसी ने उसमें शोर मचाया क्या? किसी ने शोर नहीं मचाया, और लोगों ने एक्सेप्ट किया। आमतौर पे मैं जातिवादी नजरिए से चीजों को नहीं देखता हूं, लेकिन मैं ये देखता हूं कि सहनशीलता के मामले में ये वर्ग सबसे आगे है। जितनी ज्यादा कठोर टिप्पणियां इस पे होती, फिर भी या तो कुछ मामलों में सुधरना नहीं चाहता, लेकिन टिप्पणी को ये एब्जॉर्ब कर लेता है। तो एक सहन शक्ति इनमें बहुत ज्यादा है। दूसरा, आप जाएंगे कहाँ? पीडीए के साथ जाएंगे। पीडीए में आप पहले पिछड़ा है, दलित है, फिर आप आ से औरत भी है, आ से अगड़ा भी है, तो आप वहां जाके खड़े हो सकते हैं। तो जो लोकसभा चुनाव का रिजल्ट आया 4 जून 2024 को, आप देखिए बीजेपी 75 सीट पे लड़के 33 सीटों पे सिमट गई। स्ट्राइक रेट उसके मुकाबले सपा का देखिए, 62 सीट लड़ती है और 37 सीट जीत लेती है। तो ये जो बदलाव है, इस बदलाव को बीजेपी समझ रही है कि भाई इसको नेक्स्ट लेवल पे अपनी चीजें नेक्स्ट लेवल पे चाहिए ओबीसी और दलित समाज को। ये उभरता हुआ समाज है। आप देखें आईटी सेक्टर में जो कांग्रेस के जमाने में शुरू हुआ, राजीव गांधी के जमाने से शुरू हुआ, नरसिम्हा राव के जमाने में फला फूला, तो उसमें तो सबसे ज्यादा पहले कौन से बच्चे गए? जो बच्चे पढ़ाई के लिए सबसे ज्यादा स्कूल में जाते थे। मंडल उसके बाद आया, उसके बाद जोश आया, उसके बाद पढ़ाई लिखाई शुरू हुई। यूनिवर्सिटीज में ओबीसी के बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। छात्र संघों में जहां तिवारी, मिश्रा, शुक्ला, ठाकुर सिंह और ये लोग जीतते थे, वहां पे फिर यादव, पटेल और दूसरे जीतने लगे। तो ये बदलाव जो हुआ है, इस बदलाव को अगर समाज स्वीकार नहीं करेगा तो फिर समाज खड़ा ही नहीं हो सकता। ये जो यूजीसी वाला पूरा मामला अप्रेंटिली देखने में ये लगता है कि किसी वर्ग के साथ भेदभाव है। तो स्त्रियों से जुड़े हुए जितने कानून हो पुरुषों के खिलाफ है। पूरे समाज में बहुत बड़ी समस्या है। डाउरी वाले मामले को आप देखिए, सुप्रीम कोर्ट कितनी बार टिप्पणी कर चुका है। SC/ST एक्ट भी उसी में है। इसका दुरुपयोग जब होता है, लेकिन दुरुपयोग कितना % है? दुरुपयोग होता है इसका, मैं नहीं कह रहा हूं नहीं होता है। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई इसका दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग को कानून पकड़ता भी है, और कई बार दुरुपयोग के पीछे कारण भी होते हैं। या तो सबक सिखाने का कारण होता है, या उस कानून को तलवार के तौर पर इस्तेमाल करने का होता है। यूजीसी का जो कानून है, जिसपे अभी सुप्रीम कोर्ट में चर्चा होगी,
वहां भी एक तरीके के कवच कुंडल दे दिया कर्ण को यूजीसी ने कि भाई ये कवच कुंडल लो और तुम पढ़ाई में अब कोई आपत्ति न करना कि भाई ब्राह्मण जो पीली छतरी वाली लड़की में लिखा है उदय प्रकाश ने, उस तरह की तुम्हारे साथ कोई भेदभाव नहीं होने की स्थिति है, तुम बताओ कौन कर रहा है। तो अगर उत्तर प्रदेश में पटेल और यादव जी भी कर पाएंगे तो हरियाणा में तो नहीं कर पाएंगे जाट साहब, और ना गुजरात में पटेल साहब कर पाएंगे। तो ये तो एक पूरा नेशनल लेवल पे ये पूरा इसका असर होगा ना। तो जब बहस होगी तो हर जगह की होगी, खाली उत्तर प्रदेश के ठीक है प्रदेश में तो होगी नहीं। तो मेरा ऐसा मानना है कि आदमी जाएगा कहाँ? अगर हम मान लें कि चलिए ब्राह्मण बहुत नाराज हो गया तो ये जाएगा कहाँ? अभी अवमुक्तेश्वरानंद की लड़ाई किससे थी? योगी जी से थी? नहीं, उससे ज्यादा रामभद्राचार्य से थी। रामभद्राचार्य सबसे ज्यादा जातिगत टिप्पणियां करते हैं और उन्होंने ही सबसे अवमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ उन्होंने एक आशुतोष ब्रह्मचारी को खड़ा किया अकॉर्डिंग टू अवमुक्तेश्वरानंद। तो लड़ कौन रहा है? आप आरोप हम लोग किसी पे भी लगा दें, लेकिन आमने सामने कौन है? एक ब्राह्मण, एक दूसरा ब्राह्मण। तो ये जो समाज की जो ये परिस्थिति है, इस परिस्थिति में राजनीतिक बिखराव हो जाएगा या बीजेपी छोड़कर लोग कहीं और चले, कहां जाएंगे? कांग्रेस जो सीपीआई एमएल के नीतियों पे चल रही है, या फिर अखिलेश के साथ भी दिक्कत है, वो ब्राह्मणों को एकमुश्त ले ही नहीं सकते, अगर लेंगे तो उनकी पार्टी में दिक्कत हो जाएगी, तो लोग जाएंगे कहां? अच्छा, दूसरी तरफ क्या है? सुनील थोड़ा शुक्ला त्याग जी, करो, सुनील हिंदू शुक्ला समाज जी, को इकट्ठा करो। ठीक है, आप बड़ी बात कह रहे हैं सुनील शुक्ला जी। मतलब कोई विकल्प नहीं है और बीजेपी इस बात को समझ रही है और हिंदू इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए बहुसंख्यक को आगे लाना पड़ेगा। उपाध्याय जी यही कह रहे हैं कि भाई बहुसंख्यक को आगे लाना पड़ेगा, संख्या के साथ जो है आपको समझौता करना पड़ेगा और ब्राह्मणों को, सवर्णों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब कोई विकल्प बचा नहीं। क्या आप ऐसे देख रहे हैं? इसीलिए जो भी ब्राह्मण के बड़े नेता हैं, अपर कास्ट के बड़े नेता हैं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, बिहार में हो, सबने चुप्पी साध रखी। आप सवर्ण नेताओं को देखिए, किसी भी राज्य में आप देख लीजिए, सब हाशिए पे चले गए हैं। मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्य में जब से भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, पिछड़े वर्ग का व्यक्ति मुख्यमंत्री है। क्या कर लिया अभी सवर्ण नेताओं ने वहां? आज उत्तर प्रदेश में आप उदाहरण देख लीजिए, अगर सवर्ण मुख्यमंत्री है तो पिछड़ा पार्टी का अध्यक्ष है और लगातार अध्यक्ष है। आप याद कीजिए, यह पार्टी कलराज मिश्रा, रमापति राम त्रिपाठी, केसरीनाथ त्रिपाठी, राजनाथ सिंह, माधव त्रिपाठी, किन किन लोगों के नाम से जानी जाती थी? आज कौन है? आज विनय कटियार, स्वतंत्र देव सिंह, केशव जी मौर्य, भूपेंद्र सिंह, ये सब नेता हैं। क्या और जितने अगली पंक्ति के नेता हैं पिछड़े वर्ग के लोग हैं। आप सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं जो जाति जनगणना के साथ बहुत समय तक खड़ी रही? हिंदुत्व के एजेंडे को नहीं छोड़ना चाहती, वो हिंदुत्व के अम्ब्रेले में सभी जातियों को लाना चाहती है, लेकिन वो पिछड़ों को बहुत बहुत बड़ी संख्या में लाने में विफल रही थी। अब वो कहती है कि ठीक है, अब वो सीधे सीधे आ गई कि नहीं, हम पिछड़ों के साथ खड़े हैं, लगातार खड़े हैं। पहले कह रही नहीं रही थी, कर वही रही थी वो, अब वो कह भी रही है, कर भी रही है। पिछड़ों का नेतृत्व तो उसको आगे बढ़ाना है। आप इस देश के किसी भी राज्य में आप राजनीति देख लीजिए जहां वो भारतीय जनता पार्टी पिछड़ों के नेतृत्व को उभार न रही हो, क्योंकि वोट बैंक उनके पास है। पंडित जी लोग और ठाकुर साहब लोग कुछ भी कर लें, कहां जाएंगे? बिल्कुल सही कहा विजय जी ने कि आखिर जाएंगे कहां, किसको वोट देने जाएंगे? वो प्रश्न इस बात का है कि जो आज प्रमुख पार्टियां हैं, रीजनल पार्टीज, उसमें उनकी कोई से नहीं है। उनको चुनावी राजनीति के लिए बीजेपी के साथ रहना है। हाँ, अगर कांग्रेस का एक आविर्भाव हो जाए, लोगों को लगने लगे कि नहीं, एक बड़ी राजनीतिक ताकत तो हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी को चुनावी राजनीति में चैलेंज दे सकती है, नैरेटिव बनाने में चैलेंज दे रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन चुनावी राज में, चुनावी जीत हार की स्थिति में भी उसकी बड़ी भूमिका है। हो सकता है कि तब इन सवर्ण बिरादरियों को एक विकल्प मिल जाए। लेकिन आज की तारीख में विजय जी कुछ कहना चाह रहे, विजय जी कुछ ऐड करना चाह रहे हैं। हाँ, बोलिए बोलिए। देखिए, मैं सुनील जी के बात से मैं सहमत हूं, लेकिन उत्तर प्रदेश में इस समय 52 एमएलए ब्राह्मण हैं, 52, और ये संख्या हिस्टोरिकली हाई है, इसके पहले कभी नहीं था। और मायावती के जमाने में 41 जीत के आए थे, जब मायावती ने ब्राह्मण दलित एकता शुरू किया था। एक्चुअली मायावती ने ही ब्राह्मण पॉलिटिक्स को नई दिशा दी, उसको फिर से पुनर्जीवित किया। 89 से और
2 तक आप ब्राह्मणों की संख्या देख लीजिए, 20-25 से ज्यादा जीतते नहीं थे, बड़ी मुश्किल से, सबसे पुअर स्ट्राइक रेट था। संख्या दूसरा, ब्राह्मण नेता, उपाध्याय जी उपा उनके अरे साथ कई तरीके की दिक्कतें, उपाध्याय वो जी संख्या बहुत चाहते हमारा महत्वपूर्ण पैर छुए संख्या। लोग। अब वो जमाना चला नहीं गया, नहीं वो जमाना चला गया, अब आप पैर छुएंगे तब वोट नहीं नहीं मिलेगा। तो जो ब्राह्मण सं, पैर छुआना चाहते हैं कि हमारा पैर छुइए, मैं तो ब्राह्मण हूं, वो तो चुनाव जीतना उनका बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो सबमिसिव हैं, जो जाति भेद से ऊपर उठकर जनता से प्यार से वोट मांगते हैं, उनको वोट मिलता है। और बीजेपी की पिछली सरकार में, इस ठीक है, अखिलेश सरकार में 12 में, जो अखिलेश सरकार में, उसमें भी 6 ब्राह्मण मंत्री थे, कैबिनेट मंत्री भी थे। समाजवादी ब्राह्मण आज भी नेता विरोधी दल अखिलेश ने बना रखा है माता प्रसाद पांडे जी को। तो ये देखिए, संख्या को लेकर राजनीतिक दलों में चिंता जबरदस्त है कि भाई ये एक बड़ी संख्या है, बड़ा चंक है, जहां जाएगा बदलाव कर देगा और बिरादरियों को भी साथ में ले आएगा। लेकिन ये ताकत तो है कि सभी और बिरादरियों को लाएगी, लेकिन ये ताकत धीरे धीरे उनकी कम हो रही है। दूसरा, जो सोफिस्टिकेटेड लीडर हैं उनका दौर चला गया, लेकिन सबमिसिव लीडर जो हैं उनका दौर बना हुआ है, वो चुनाव जीत जाते हैं। कई ऐसे विधायक हैं जो ओबीसी वोटों से ही जीत के आते हैं, ब्राह्मण तो उनके खिलाफ खड़ा हो जाता है। तो ये जो सुनील जी ने ये बात कही, ब्राह्मणों को मिला क्या? मिला ना, 52 विधायक हुए ना इनके। इसके पहले तो नहीं जीतते थे, कांग्रेस जमाने में 85 में 43 या समथिंग विधायक थे, सुनील जी को ज्यादा याद होगा। 85 के बाद मायावती के पीरियड में, मायावती के बाद बीजेपी के पीरियड में, तो आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रहा है। आप काम अच्छा करिए बुरा करिए, आपके ऊपर निर्भर है। नहीं, पर देखिए, ये सारी बातें सही है, लेकिन वो डिस्क्रिमिनेशन का क्या, वो कानून का नहीं क्या? नहीं नहीं ठीक है, विधायक कितने भी बन जाए, लेकिन इस तरह के कानून का क्या मतलब जहां पे न्याय की कोई उम्मीद ही ना हो, नेचुरल जस्टिस की कोई बात ही नहीं हो। सवाल तो ये उठ रहा है ना, 52 विधायक बन रहे होंगे भाई, 5000 लोग उससे लाभान्वित हो रहे होंगे, लेकिन आम ब्राह्मणों को सिर्फ इसलिए दिक्कत झेलनी पड़ेगी क्योंकि वो ब्राह्मण है। आम ठाकुर को इसलिए दिक्कत झेलना पड़ेगा कॉलेज स्कूल में क्योंकि वो ठाकुर है। कोई बनिया अपर कास्ट है, वो इसलिए दिक्कत झेलेगा क्योंकि वो बनिया है। या कहीं पे जाट अपर कास्ट है, वो इसलिए दिक्कत झेलेगा क्योंकि वो अपर कास्ट है। क्योंकि जहां पे कोई सुनवाई का स्कोप ही नहीं रहेगा, नेचुरल जस्टिस की कोई बात ही नहीं रहेगी, और हर पार्टी इस नाम पे मुंह बंद कर लेगी या आंख बंद कर लेगी कि भाई ये वोट का मसला है, तो ये ऐसा कब तक चलेगा? एक तरफ हम कहते हैं कि भाई सबके लिए समान अधिकार, सब तरह की बात करते हैं, दूसरी तरफ हम क्या बात कर रहे हैं? तो संख्या के हिसाब से हर चीज तय होगा, न्याय भी तय होगा संख्या के हिसाब से। तो सवाल तो यही उठ रहा है ना सुनील शुक्ला जी। मैं आ रहा हूं सुनील कौशिक जी, इस बात को कौन एड्रेस करेगा? नहीं नहीं वही मैं कह रहा हूं, विजय जी ने कहा, मैं संख्या की बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं नेतृत्व की बात कर रहा हूं। सवाल इस बात का है कि नेतृत्व किनके हाथों में है और पार्टी किसको आगे बढ़ा रही है। संख्या तो गौण हो गया, पार्टी किस तरीके से अपने आप, अगर आपका 52 या 50 विधायक हैं तो उनकी स्थिति क्या है? लीडरशिप कहां है? निर्णय लेने की क्षमता किसके पास है? निर्णय लेने की प्रक्रिया में कौन लोग शामिल हैं? राजनीतिक दलों में संख्या महत्वपूर्ण है कि किसके पास निर्णय लेने की ताकत है, कौन किसके निर्णय प्रभावी हैं। भारतीय जनता पार्टी हर कीमत पर पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने साथ लाना चाह रही है। क्यों? कि वह उनके चुनावी अभियान को, चुनावी जीत को सुनिश्चित करते हैं। इसीलिए वो बहुत लंबे समय तक जातीय जनगणना पर चुप रहने के बावजूद आते आते उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। बहुत आक्रामक तरीके से, बहुत प्रभावी तरीके से उसको आगे भी नहीं बढ़ा रहे हैं। अभी जो जनगणना के लिए इन्होंने नीति घोषित की है, उसमें भी जातीय जनगणना नहीं करा रहे हैं। लेकिन जो विरोध में खड़े दिखाई पड़ते थे, उस विरोध की स्थिति को उन्होंने कमजोर किया कि नहीं, वो भी इसके साथ है। आज की स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी पिछड़े वर्ग के लोगों को, हिंदुत्व के अपने नारे को छोड़े बगैर पिछड़े वर्ग के लोगों को अपने साथ लाने के प्रयास में लगी हुई है। वो चाहती है कि वो लोग उनके साथ आए। इसीलिए जो पिछड़े वर्ग की राजनीति करने वाले छोटे छोटे दल विभिन्न राज्यों में, उनको अपने साथ रखने का प्रयास करती है। उनके माध्यम से वह उनको अपने साथ जोड़ती है। यह सही है कि वह जो सवर्ण लोग हैं, आखिर सवाल इस बार बार यही तो उठ रहा है, कौन वोटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कल वो कौन वोटर नहीं था, कल भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, ठाकुर साहब लोगों की पार्टी नहीं होती थी, ब्राह्मण बनिया पार्टी कही जाती थी। आज सभी जातियों के लोग हैं, हिंदुत्व के नाम पर सब लोग चले आए। तो अब सवाल इस बात का है कि इस हिंदुत्व के एजेंडे को
के साथ साथ जो पिछड़े वर्ग का बिखराव है भारतीय जनता पार्टी से, उसको कैसे लाया जाए साथ में, उनको अपने साथ कैसे जोड़ा जाए। चलिए, और यह अभियान बाकायदे विभिन्न राज्यों में उसका चल रहा है, भले नाम न ये लेती हो। ये चल रहा है, ये चल रहा है। पर शुक्ला जी, इसका क्या होगा? सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका ये नारा प्रयास, है, ये नारा ये चलता ये रहेगा। सिर्फ नारे, ये सिर्फ नारे नारे हैं। हैं। और ये हकीकत, जमीनी हकीकत ये है कि भाई संख्या के हिसाब से चीजें तय होंगी। ये भूल जाइए नेचुरल जस्टिस क्या कहता है। हाँ, ये सुनील नारे हैं कौशिक जी, केवल। सुनील कौशिक जी। देखिए, मैंने एक एग्जाम्पल 2018 का दिया था। कहां था नेचुरल जस्टिस जिसकी बात कर रहे हैं आप? देखिए, जो वर्ग सड़कों पे उतर करके जितना आक्रामक हो सकता है, सरकारें उनके सामने झुकेंगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो समाज बिल्कुल सो गया हो, बिल्कुल कह रहे हैं शुक्ला जी के नेतृत्व का है, चाहे बामन विधायक सुन के पहुंच तो गए हैं, लेकिन बात रखने की दम कहां है? आप देखिए कि जिन बूथों पर सवर्ण का बूथ है, ब्राह्मणों की बात मैं कर ले रहा हूं, ब्राह्मण का वर्ग का ज्यादा वोट है, उस बूथ पर जाकर समीक्षा कर लीजिए कितने % वोटिंग होती है। और अभी उत्तर प्रदेश में जितने भी वोट कटे हैं, 50% के आसपास ब्राह्मणों के वोट हैं, सवर्णों के वोट हैं उसमें। बूथ तक नहीं गए, BLO तक नहीं गए वोट बनवाने के लिए, डॉक्यूमेंट जमा करने के लिए। तो जो वोट करेगा, जो वोट बनवाएगा, जो बूथ तक जाएगा, उसी की सरकार बनेगी। और जब उसकी सरकार बनेगी तो सरकार उसके साथ खड़ी होगी। आप ब्राह्मण ब्राह्मण चिल्लाते रहिए, आपके पास समय नहीं है वोट डालने का, आपके पास समय नहीं है वोट बनवाने का, तो फिर कौन सुनेगा आपकी? केवल मुट्ठी भर लोग आंदोलन कर लेंगे, क्या ये रिपोर्ट नहीं है लोगों के पास? मैं जहां नोएडा में रहता हूं, जिस सेक्टर में मैं रहता हूं, 197% सवर्ण है। और 2022 के चुनाव में 35% वोटिंग थी। और तब वोटिंग थी जब बूथ पर सारी व्यवस्थाएं खाने पीने की थी, सोफे पड़े हुए थे, बड़ा लग्जरी, कॉफी पीना है कॉफी पीजिए, चाय पीना है चाय पीजिए, जो खाना है खाइए आप, सारी व्यवस्था की गई थी। लेकिन 35% वोटिंग हुई। आप एसी से निकलना नहीं चाहते, और यदि आप एसी से भी निकलेंगे तो जाएंगे आप घूमने परिवार के साथ जिस दिन वोट पड़ेगा। तो निश्चित तौर से जो हो रहा है, क्या बीजेपी को सत्ता में रहना है तो वोट चाहिए उसको, बिना वोट के तो सत्ता में रह नहीं पाएगी। आपकी उदासीनता इस स्तर तक चली गई कि आप वोट भी नहीं डालने जा रहे हैं, जितना % वोट डाला, वोट बनवा भी नहीं रहे हैं आप अपना। तो आपकी जरूरत कहां है सत्ता में आने के लिए? तो जब आपके पास वोट ही नहीं है, अब आप गिनाते रहिए उसके हिसाब से 12% 14% है आपकी संख्या, लेकिन बूथ पे आपकी संख्या कितनी है, बूथ पे आपने कितना वोट किया? तो लीडरशिप इसलिए नहीं है। नोएडा में आप देखिए, दलितों के बूथ पर 95% वोटिंग, 80% से तो किसी बूथ पे कम नहीं थी। और सवर्णों के जब बूथ थे 32%, 35% खींच के 40% से ऊपर वोटिंग नहीं निकली। तो जिम्मेदार कौन होगा? तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने जो रणनीति अपनाई है, मैं कह रहा हूं राजनीतिक दल है, जब आप वोट डालने नहीं जा पा रहे हैं तो आपके वोट की जरूरत कहां पड़ेगी? अब उनको सत्ता में रहना है तो ओबीसी की तरफ जाएंगे, ओबीसी को जोड़ दिया उन्होंने। अब वो अलग बात है कि गुजरात में ओबीसी कौन है, जम्मू कश्मीर में कौन है, पश्चिम बंगाल में कौन है, बिहार में कौन है। और इसमें भी आप देखिए कि जितना भी आंदोलन हो रहा है, ब्राह्मण ही थोड़ा आक्रामक है, ब्राह्मण ही सड़कों पर है। इसके अलावा क्या है कि किसी क्षत्रिय महासभा में आपने देखा किसी क्षत्रिय को पूछते हुए, या वैश्य महासभा में पूछा वैश्य को पूछते हुए कि आप कहां जा रहे, आप क्या कर रहे हैं, इस पे जरा टिप्पणी कीजिए? केवल ब्राह्मणों में ही हो रहा है ऐसा। और इसलिए ब्राह्मणों में हो रहा है, वो तो ठीक है कि आप देखेंगे हर जिले में, किसी भी जिले की आप समीक्षा कर लीजिए, 10 से ज्यादा संगठन आपको मिलेंगे, और हर संगठन किसी न किसी के साथ जुड़ा होगा। वो भी ठीक है, जुड़ा रहेगा, जुड़े रहिए आप जिसकी जहां मनसा है। लेकिन आप वोट डालने भी नहीं जाएंगे, वोट भी नहीं बनवाएंगे। पहले ये राजनीति में चलिए, कहते तो थे आपकी ये सारी बातें हम मान भी लेते हैं
तो ये मान ले कि 2027 के चुनाव में बीजेपी के वोट बैंक पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसा है कि अपर कास्ट वोट बैंक देखिए, फाइनली ये बीजेपी क्या- को ही पसंद करेगा, या जो नैरेटिव मायावती भी गढ़ने का प्रयास कर रही हैं, लगातार ब्राह्मणों पे ध्यान है, समाजवादी पार्टी प्रयासरत है, ये आपको भामरी साहब ये दिखाई पड़ रहा है कि ये पॉलिटिक्स बीजेपी को डेंट पहुंचाएगा, कम से कम 2027 में तो पहुंचाएगा। आगे ये सारे वोटर्स जो हैं वो समझ जाएंगे विकल्प उनके पास क्या है, उस हिसाब से वोट करेंगे। पर 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव को ये किस तरीके से प्रभावित करने जा रहा है? जी, मुझे तो जरूर लगता है, देखिए आप ब्राह्मण वोट बैंक 10 से 12% का है, वो तो जरूर हिलेगा ही। और जो अपर कास्ट वोटर है वो भी अभी नाराज है, क्योंकि अभी वो सड़कों पे आ रहा है और इसके बारे में ऑब्जेक्ट कर रहा है, तो जरूर जाहिर सी बात है इस पे पेच लगेगा। क्या सबका विकास के चक्कर में आप अपना कोर वोटर्स छोड़ना चाहते हैं? क्या बीजेपी वो रिस्क लेना चाहती है? मुझे लगता है अगर वो रिस्क लेने के लिए तैयार है तो 2027 में उनको हार का भी रिस्क लेना जरूर लेना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है रिवर्स सोशल इंजीनियरिंग इसमें होगी। इसमें जब आपका कोर वोटर्स आपसे नाराज होता है तो वो आपको वोट नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि उसके पास ऑप्शन नहीं है। समीकरण, ऑप्शन राजनीति में कभी भी बदल सकते हैं, समीकरण बदल सकते हैं। आप एक चीज पे जरूर गौर फरमाइएगा। आप 11 रेजिग्नेशन, आपके 11 लीडर्स, कार्यकर्ताओं ने इसको ब्लैक लॉ बोल के छोड़ा है। आपकी इंटरनल पॉलिटिक्स में इंटरनल डैमेज हो गया है बीजेपी के लिए। कार्यकर्ता इस्तीफा दे रहे हैं और बहुत सारे ब्राह्मण लीडर्स हैं वो मीटिंग कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ताओं को बोलने पे रोक लगाई गई है। तो 2027 के चुनाव से क्या ये शिफ्ट नहीं है? क्या समीकरण बदल नहीं रहे? अगर आप देखिए स्टूडेंट्स सड़क पे आ जाते हैं और ये अगर अभी इमीडिएट मे बी इम्पैक्ट ना नहीं, हो, पर क्या ये स्टूडेंट बड़ा मुद्दा नहीं सड़क बन पर सकता? आएंगे तो क्या होगा? उनकी संख्या ज्यादा है, उधर वोट और कंसोलिडेटेड होगा। ये तो प्रॉस एंड कॉन्स कोई पार्टी देख लेती है ना, ये बात भी तो समझिए। आप सड़क पे आइए, कोई दिक्कत नहीं। आपने देखा नहीं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स आपस में भिड़ गए। दरअसल यही कटुता तो फायदा दिलाती है। जिसकी संख्या कम उसको आपने नकार दिया, और ये नया ताजा ये दिखने लगेंगे कि भाई हमारे असली संरक्षक ये हैं। या आपको लग रहा है कि दोनों लोग इनको छोड़ देंगे? जिनके लिए कर रहे हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और जिनको ये छोड़ना चाह रहे हैं वो और दूर भाग जाएंगे। आपको ये दिखाई पड़ रहा है? मुझे लगता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने के, बैलेंस करने के लिए है, लेकिन बैलेंस हो नहीं पा रहा है। वो ओबीसी और एससी एसटी को तो जरूर अपना एक्सपैंड करना चाहती है बेस उनको लाके, लेकिन कोर वोटर्स को डेंट पहुंचाना सबसे बड़ा समीकरण इनके लिए बदलेगा। और अपर कास्ट ब्राह्मण और राजपूत आपसे नाराज हैं, आपको उनको कन्विंस करना होगा। कोर वोटर्स को एक्सपैंड करने के लिए आप जरूर एससी एसटी ओबीसी को ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये कंट्रोवर्सी बनेगी। 2027 का रोड मैप बनेगा। क्या आप देखिए, अगर ये मुद्दा चला और नहीं, पर चुनावी मुझे जोखिम मुझे उठाने मुझे के तो लिए संघ बीजेपी प्रमुख तैयार मुझे है। तो संघ प्रमुख के बयान से भी दिख गया था कि बीजेपी ने प्लान्ड वे में किया सब कुछ, और सबको कंसल्ट करके किया। गिरे हुए को उठाना चाहिए, और जो गिरे हुए हैं उनको उठाने के लिए झुकना चाहिए। ये संभव नहीं है बीजेपी में कि कोई कुछ भी लिख के डाल देगा। और अगर किसी ने कुछ लिख करके डाल दिया तो अभी तक रिएक्शन नहीं होता, और बड़े बड़े नेता चुप होते। कलराज जी ने विरोध किया, पर अभी भी संविधान के दायरे में ही विरोध करने की बात कर रहे हैं। इस बात को समझ लीजिए। मैं इस बात को बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं कि टॉप लीडरशिप को पता नहीं होगा। ये वेल प्लान्ड स्ट्रैटेजी है, और जैसा सुनील शुक्ला जी ने भी कहा, मैं भी इस बात को मानता हूं कि भाई बहुसंख्यक को साथ जोड़ना पड़ेगा। कांग्रेस का दबाव है, कर्नाटक में ड्राफ्ट तैयार है। राहुल गांधी पिछले कुछ सालों से लगातार मुखर हैं। उसका असर उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव में दिख गया है। अब कितना इंतजार करेगी? बीजेपी को भी समझ में आ गया कि राजनीति करनी है तो हमें करना होगा। उपाध्याय जी, देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ये सब जो हो रहा है इसके पीछे कहीं नहीं कहीं कांग्रेस का ब्लूप्रिंट है। राहुल गांधी तो पिछले लोकसभा चुनाव में पत्रकारों से जात पूछ रहे थे, उनके मालिकों की जात पूछ रहे थे, एससी एसटी हो कि ओबीसी हो। तो जब यहां तक आके राजनीति कोई करेगा तो उसका काउंटर दूसरी पार्टी करेगी ही करेगी, और ये काउंटर करने में कोई गलत बात भी नहीं है। सुनील जिस शुक्ला जी, तरीके, देखिए, दो चीजें हैं। एक चीज होती जी। है सोसाइटी कैसे एक्सेप्ट कर रही है, दूसरा पॉलिटिकल फर्टिलिटी कैसे उसको एक्सेप्ट कर रहा है। अगर पॉलिटिकल लोग कोई चीज मुद्दा बनाते हैं तो ये मामला
मंडल के आरक्षण से ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं है। मंडल आरक्षण के लागू होने के बाद भी ओबीसी और अपर कास्ट जिसको कहते हैं, वो मैं तो सामान्य वर्ग कहता हूं, वो बीजेपी को वोट उसने किया और लगातार किया, मुलायम सिंह को भी वोट दिए। तो समाज कैसे सोचता है और राजनेता कैसे सोचते हैं, ये जो पूरा ड्राइव चल रहा है इसमें पॉलिटिक्स है। इस बात को लोग समझ रहे हैं, क्योंकि अभी सुनील जी कह रहे थे लीडरशिप, तो मैंने तो बताया 2002 में से लेकर 2012 तक या तो ब्राह्मण के पास लीडरशिप थी या क्षत्रिय के पास लीडरशिप थी, और बीजेपी का हाथ क्या था, सारे आंकड़े मैंने बताए। तो लीडरशिप से कुछ नहीं होता है, बात है एक्सेप्टेंस की। अगर आपके पास एक्सेप्टेंस वाला लीडर नहीं है तो आप कहीं खड़े नहीं हो सकते हैं। अगर आप कास्ट की पॉलिटिक्स करें, भाई मायावती की राजनीति क्यों खत्म हुई? मायावती आज 10% से नीचे है लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 12.8% पाई थी। कौन उनके साथ जाएगा? हारने वाले को कोई वोट देता है क्या? उत्तर प्रदेश में दो ही पार्टियां हैं, एक समाजवादी पार्टी, दूसरी बीजेपी। वोट बैंक की सारी लड़ाई इन दोनों पार्टियों के बीच में है। सुनील जी, कोरी, इन जातियों ने लोकसभा चुनाव में सपा को वोट दिया है, तो बीजेपी के लिए तो अलार्मिंग है वो। सुनील जी, मुझे लगता है सुनील जी कमेंट करेंगे। बात सही है। सवाल है कि बीजेपी को लोग, बीजेपी के पास ब्राह्मणों का नेतृत्व था, बीजेपी को वोट कौन दे रहा था? तो बीजेपी में जिस सांप्रदायिकता की राजनीति से आगे बढ़ गई, आज बीजेपी कोई जन समस्या, जन भावनाओं को लेकर थोड़ी आगे बढ़ गई है। और यह जो बात कही जा रही है कि राहुल गांधी ने नैरेटिव चलाया इसलिए बीजेपी वहां चली गई। सवाल इस बात का है कि जो ये सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति है, जब सांप्रदायिकता की राजनीति होता है यहाँ पे होने लगी, तब लोगों ने जाति समीकरण की बात मजबूती के साथ में सामाजिक समीकरण की बात करने लगी, सामाजिक सशक्तिकरण की बात कही जाने लगी। आखिर भारतीय जनता पार्टी लोक हितों के मुद्दों पर कब बात कर रही है? आज भी तो ही बात करती है वो। भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में जन समस्याओं को लेकर कब आंदोलन किया? किस मुद्दे को लेकर किया? सवाल यह है कि जब आप पूरा का पूरा एक जो राजनीति है उसको सांप्रदायिकता के आधार पर चलाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने की, लेकिन 2014 में वो नहीं था। 2014 में इसलिए सफलता नहीं मिल गई भारतीय जनता पार्टी को कि मोदी जी नेतृत्व में आ गए, इसलिए था कि उस सरकार के खिलाफ एक जबरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी। बीजेपी ने केवल और केवल विकास की बातें की है 2014 में, कहीं भी ये सिंधुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं किया, किसी भी धार्मिक मुद्दे को बढ़ाने की कोशिश नहीं की। विकास 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 और केवल विकास, यह केवल बात करती रही। 2019 तक केवल यह बात करती रही। अब जाकर के 2019 के बाद जब आगे बढ़ती है, तब उसके सामने वह हिंदुत्व का एजेंडा आ गया कि उसको मंदिर बनाना है, और जितने उसके एजेंडे रहे हैं उस एजेंडे को पूरा करना वो कर रही है। उसके पास समर्थन है, उसका पॉलिटिकल एजेंडा जो रहा है उसको लागू कर रही है, उसका एजेंडा बनता है। ठीक है, चाहे सहमत हो, लेकिन उसके इस एजेंडे को सामाजिक समीकरण की राजनीति ने चुनौती दी है, जिसका परिणाम 2024 में आपको दिखाई पड़ रहा है। हिंदुत्व का एजेंडा उसका कार्य नहीं हो रहा है, वो गवर्नेंस की बात नहीं कर रही है। एक दशक से सत्ता में रहने के बावजूद भी वह गवर्नेंस की बात नहीं कर रही है। ठीक है। बड़ा सवाल यही है कि सवर्णों के विरोध की आग क्या 2027 के चुनाव तक सुलगेगी? क्या उत्तर प्रदेश के चुनाव पर इसका बड़ा असर होगा? क्या बीजेपी की ये सोची समझी रणनीति है? कई सारे नेता इस पर चुप हैं, इसके मायने क्या है? ये सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब लोग जानना चाहेंगे। और बड़ा सवाल ये है कि 2027 के चुनाव को ये किस तरीके से प्रभावित करेगा। अब उत्तर चाहिए मैं आप तमाम मेहमानों का, विजय उपाध्याय जी, सुनील शुक्ला जी, सुनील कौशिक जी और AK भंवरी जी, शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो इस खास पेशकश में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद, नमस्कार। अब उत्तर चाहिए ब्रॉट टू यू बाय आरप्योर का हल्दी मसाला, मिर्च धनिया करे कमाल, सबका राजा आरप्योर मसाला। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो।
नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला। प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला। सबका राजा और प्योर मसाला। थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, राजा प्योर मसाला। तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। राजा प्योर मसाला। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस, हेल्दी एवरी डे।